हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 3 करेंगे, जो ध्येय आईएएस के कोचिंग के टेस्ट पेपर होते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रख के हम लोग इन सभी टेस्ट पेपर को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट पेपर 1 को किया और टेस्ट पेपर 2 को किया, यानी परसों और कल, और आज हमारा थर्ड डे है जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 3 को करेंगे। आपको बता दूं, ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको हिंदी मीडियम में है। साथ ही साथ ये पूरे टेस्ट आपके जितने भी ध्येय आईएएस के हैं इस समय, वो सभी के सभी फुल टेस्ट हैं, यानी कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर वीडियो पोस्ट होने के बाद पीडीएफ भी पोस्ट कर दी जाती है। और बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर ये टेस्ट सीरीज आपकी पुरानी वाली है या नई वाली है। तो मैं आपको स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अपना दिमाग जरूर लगाया करिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे साइड में यहाँ पर फेज सेकंड जो इन्होंने शुरू किया था, जब 17 मार्च के बाद जब पेपर पोस्टपोन हुआ तो फेज सेकंड शुरू किया गया और उसमें ही ये फिर नए नए क्वेश्चन जो है कि पूरे कराए जाते हैं। हालांकि इसमें ये लोग जो ध्येय आईएएस की कोचिंग है, वहाँ पे करंट अफेयर्स लगभग 1.5 साल पुराना पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स के पार्ट को कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि जून 2023 का करंट अफेयर्स है और हमें पढ़ना लगभग जनवरी 2024 से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन आपका है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से समझाया जाता है आपको कि ताकि अदर ऑप्शंस भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ जो नई आपको नॉलेज मिलनी चाहिए वो भी पूरी कंप्लीट मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पर पहला ही प्रश्न आपके मुगल शासन से पूछा गया है। पूछ रहा है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया था। बिल्कुल सही बात है। बीजापुर का जो पहला युद्ध था ये 1709 में हुआ था, यानी बीजापुर का जो युद्ध था इसमें बहादुर शाह प्रथम और दूसरी तरफ कामबख्श थे। तो बीजापुर के युद्ध में ये 1709 में हुआ और कामबख्श को पराजित किया। दूसरा है, इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में भारत आया था, या इसके दरबार में आया था। बिल्कुल सही बात है। और ये शिष्टमंडल 1711 ईस्वी में आया था इसके दरबार में। आगे देखते हैं, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। लगभग ऐसा माना जाता है कि 70 ईयर्स का हो गया था तब ये मुगल बादशाह बना था। तो यह भी बात सही है। हालांकि ये 19 जून 1707 को ये मुगल बादशाह बना था और केवल 1712 तक ही ये मुगल बादशाह रह पाया था। तो ये 3 स्टेटमेंट तो सही है। चौथे की अगर हम बात करें कि इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, तो देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब हो गया कि आमेर के शासक अजीत सिंह नहीं थे, उनका नाम था दोस्तों जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, लेकिन ये उपाधि भी ये इन्होंने नहीं दी थी, बल्कि किसने दी थी? जहांदार शाह ने दी थी। किसने? जहांदार शाह ने ये उपाधि दी थी। तो चौथा स्टेटमेंट बहादुर शाह प्रथम से संबंधित है ही नहीं। तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा कि 1, 2, 3 सही है, लेकिन चौथा गलत है, क्योंकि राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। अब यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कूट में से कौन से सही है, उसको हमें चयन करना है। हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर लिया था। यह बात तो बिल्कुल सही है। और आगे देखें, इसे 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। क्या? तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। सबसे पहले इसको 1755 में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। कब? 1755 में। तो पहले ये सेनापति के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में इसने 1760 में क्या किया? अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर लिया। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। इसने अपने सोने और तांबे के सिक्के, ध्यान देना, सोने और तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। बिल्कुल ये बात सही है। तो इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे जिसपे शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। इसने पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। यह बात गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था 1781 में हुआ था और उस समय चल रहा था सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, अर्थात दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, जिसमें पोर्टोनोवा के युद्ध में मैसूर की हार होती है, अर्थात हैदर अली हार जाता है और इवन की उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। और यहाँ स्टेटमेंट क्या करा कि अंग्रेजों को पराजित किया गया। तो ये भी गलत है और दूसरा भी गलत है, क्योंकि 1755 में डिंडीगुल किले का फौजदार नियुक्त किया गया। तो अब सही ऑप्शन बचता है आपका 1 और 3, अर्थात कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, इसमें कुछ टिक लगाए गए हैं जो स्टूडेंट ने ये पेपर किया है, तो ये करेक्ट है कि नहीं है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो मैं जो आंसर बता रहा हूं आपको उस पर ट्रस्ट करना है। अब जैसे यहां पर देखोगे 1 और 3 इसका सही होना चाहिए था। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए, अरब्बी पुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था।
बिल्कुल ठीक। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था, यह भी सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी, और ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 1920 में नहीं की थी मेरे दोस्तों, 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना की थी। और आगे अगर हम देखें, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में के कलप्पन के द्वारा चलाया गया, यह भी सही है। तो अरब्बीपुरम आंदोलन नारायण गुरु ने चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया, साथ ही साथ गुरुवायूर सत्याग्रह के कलप्पन ने चलाया, और हितकांडी सभा जो बहिष्कृत हितकांडी सभा है इसके लिए अंबेडकर साहब ने चलाया, लेकिन 1924 में। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पे कुछ कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां हमारे भारतीय शासन में, और उसको समाप्त करने वाले कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, तो इनको मिलान करने के लिए पूछा गया। जैसे ठगी प्रथा की बात करें तो कर्नल सिलीमैन के द्वारा इसको समाप्त किया गया। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन था तो उसी के अंतर्गत ये एक अधिकारी के तौर पर इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया। शिशु वध की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको समाप्त किया गया। लगभग 1802 में एक कानून पारित हुआ था शिशु वध के खिलाफ, तो उसको मान लिया गया था कि अगर आप शिशु का वध कर रहे हो तो एक अपराध कर रहे हो, यानी कि दंड मिलना चाहिए आपको, तो ये वेलेस्ली के द्वारा किया गया। नरबली प्रथा की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों होर्डिंग द्वितीय नहीं होना चाहिए था, होर्डिंग फर्स्ट के द्वारा नरबली प्रथा को समाप्त किया गया, और दास प्रथा को समाप्त किया गया एलेनबरो के द्वारा 1843 में। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक सही मिलान नहीं है, क्योंकि हार्डिंग फर्स्ट के समय में नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ समाचार पत्र हैं और इनकी भाषा कि कौन सी भाषा में प्रकाशित होते थे। जैसे बंगाल गजट को अगर हम देखें तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। समाचार दर्पण को देखें तो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। मुंबई दर्पण को देखें तो ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। परंतु दिग्दर्शन की बात करेंगे तो गुजराती नहीं था दोस्तों, ये गुजराती की जगह बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। अब यहाँ पर आपको इसके प्रकाशक जो इसके संपादक थे उनकी भी जानकारी मिल जाए। जैसे बंगाल गजट की बात करें तो 1780 में अंग्रेजी भाषा में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसको निकाला गया। अगला है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में और दिग्दर्शन बांग्ला भाषा में, इन दोनों को जेसी मार्समैन ने निकाला था। किसने? जेसी मार्समैन इसके संपादक थे। और मुंबई दर्पण की बात करेंगे जो कि मराठी में था, इसके संस्थापक बाल शास्त्री जी थे। कौन थे दोस्तों? बाल शास्त्री जी। तो समाचार दर्पण और दिग्दर्शन दोनों ही बांग्ला भाषा में थे और दोनों का संपादक जेसी मार्समैन थे। अगले प्रश्न को देखें। अब यहाँ पे आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो लाइक कर देना। पहली और दूसरी वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया मुझे, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपका सपोर्ट इसी तरीके से बना रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, मूर्खतापूर्ण विरोध है और समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। तो ये जो आलोचना की गई थी, जैसे गांधी जी ने सितंबर 1920 में क्या किया कि खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़कर असहयोग आंदोलन को शुरू करने की वकालत करने की बात की थी। इसका विरोध तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। जिन्ना ने लेकिन यह कह के किया था कि भाई ये एक धार्मिक आंदोलन है, और अगर आप धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से मिला दोगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के दंगे फैल सकते हैं। हालांकि गांधी जी की विचारधारा ये थी कि धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो आज की धार्मिक राजनीति की बात नहीं करते थे। वो आध्यात्म, अपने व्यवहार में धर्म का पालन करने की राजनीति करते थे, और इसीलिए उन्होंने ये समझा था कि क्यों ना हम खिलाफत और असहयोग को अगर हम लेके चलेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये अलग स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें जिसने ये कहा कि सबसे बड़ा धक्का है और सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष है, तो ये स्टेटमेंट मेरे भाई एनी बेसेंट ने दिया। किसने दिया मेरी बहनों? एनी बेसेंट ने दिया था ये। अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भारत में? 1942 में आया था। और क्यों अस्वीकार किया था? इसके 2 कारण थे दोस्तों। 2 कारण में अगर मैं पहले कारण की बात करूं तो ऐसा था कि जब क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्माण करने की बात की जा रही थी, संविधान निर्मात्री संस्था की, तो इसमें जो पृथक निर्वाचन चला आ रहा था, ध्यान देना,
पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार ही नहीं किया गया, या यूं कहें कि इसकी मान्यता ही नहीं दी गई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो ये चाहते थे कि जब भी संविधान निर्मात्री संस्था बनेगी तो उसमें पृथक निर्वाचन मंडल के तहत मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे वो अपने अनुसार जो है कि संविधान बनाते। ऐसी मुस्लिम लीग की मान्यता थी। तो ये चीजें इसमें नहीं दी गई, क्रिप्स मिशन ने ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं रखा। तो पहला कारण तो ये था जिसकी वजह से अस्वीकार किया गया। दूसरा कारण ये था कि भारत विभाजन की मांग को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लाहौर के अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ऑलरेडी दो राष्ट्रों का सिद्धांत ला चुके थे। उन्हें चाहिए था कि भारत अलग करो, पाकिस्तान अलग करो, जो मुसलमानों का हिमायती होगा। ये लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे 1940 में, तो उन्होंने कहा भाई इसको अलग करो, सिंपल सी बात है। लेकिन 1942 के क्रिप्स मिशन में इसकी भी मान्यता नहीं थी, अर्थात भारत विभाजन को स्वीकार करने की बात थी ही नहीं। इसलिए इन दो कारणों पे मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। यह बात सही है कि जो राष्ट्रमंडल है उससे भारत अलग हो सकता था। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और इसका पूरे भारत का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं दोस्तों? नॉर्मली ये माना जाता है कि जितनी भी देश ब्रिटिश कॉलोनी थे, यानी ब्रिटेन के कॉलोनी रह चुके थे, उपनिवेश रह चुके थे, इन्हीं के एक समूह के रूप में हम राष्ट्रमंडल को जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, और ये पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ही ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और इसकी आंसर की भी आपको इसी के साथ मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना मेरे दोस्तों प्लीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति को अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। और वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी, ध्यान से समझना, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी, चहलगामी या चहलगानी कह दीजिए, जो 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो 40 तुर्क सरदार थे, ये मुख्य रूप से क्या करते थे, शासन को, अर्थात कि जो शासक होता था, जो सुल्तान होता था, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखते थे, अपने अनुसार शासन करवाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये बलबन तक आया, इवन कि बलबन भी खुद इसमें शामिल था, लेकिन बलबन तक आते आते बलबन को पता चल चुका था कि अब तुर्कान चहलगानी धीरे धीरे क्या पूरी तरीके से शासक को अपने कंट्रोल में रखता है। और बलबन जो है कि बड़ा महत्वाकांक्षी था, उसने कहा कि मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा। जैसे ही वो शासक बना, उसने सबसे पहला काम किया, तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया। बोला 40 तुर्क सरदारों का जो संगठन है उसको आज से समाप्त किया जाता है। अब उसकी कोई भी शक्ति शासक यानी सुल्तान के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और इस तरीके से उसने कठोर लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। साथ ही साथ सुल्तान के पद को पुनः जो है कि मान्यता प्राप्त कराई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को ही कर देते थे, उसे कहते थे भंडारवाद ग्राम। यानी एक ऐसा गांव था जहां पर क्या होता है, जो किसान वगैरह रहते थे इस क्षेत्र में, वो डायरेक्टली कर किसे देते थे, राज्य को देते थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक ऑप्शन की बात करें उम्बली ग्राम की, उम्बली ग्राम ऐसा होता था, ये लगान मुक्त भूमि थी, यानी इस पर कोई कर नहीं लिया जाता था, बल्कि ग्राम के कुछ सेवाओं के बदले उन्हें प्रदान कर दिया। यानी कि गांव वाले अगर सुल्तान को या राजा को कोई सेवा दे रहे हैं तो उनके बदले उन्हें दे दी जाती थी, और इससे कोई कर नहीं लिया जाता था। कुटुग्गी की बात करेंगे तो कुटुग्गी पट्टे पर दी गई भूमि को कहा जाता था, जिसमें सामान्यतः नगदी फसलों की खेती की जाती थी, जो पट्टे पर दी जाती थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका भंडारवाद ग्राम। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आइन ए दहसाला पद्धति की नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आइन ए दहसाला पद्धति है, इसको शुरू किया गया अकबर के द्वारा। यह एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है, किसान, जहां पे किसान डायरेक्टली सरकार से, सुल्तान से या आपके जो शासक होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। जो भी उसको समस्या होती है डायरेक्ट सुल्तान से कहता है, जहां भी टैक्स को भरना होता है डायरेक्ट सुल्तान को देता है, जो भी लगान देनी होती है वो डायरेक्ट सुल्तान को देता है। इसका मतलब इसमें जो बिचौलिया वर्ग था उसका समापन कर दिया गया। आइन ए दहसाला का व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए आला होता था, यह भी सही है। यह व्यवस्था मुख्य तौर पे जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधरा हुआ रूप था। जब्ती व्यवस्था जिसकी शुरुआत टोडरमल ने की थी। किसने की थी? टोडरमल ने। और यह 10 वर्ष के लिए स्थायी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था दोस्तों। इसमें 10 वर्ष के अंदर भी रह के राज्य या सुल्तान इसमें परिवर्तन कर सकते थे। आइन ए दहसाला का मतलब ही यही था कि इसमें 10 वर्ष की व्यवस्था को स्थायी नहीं किया जाएगा।
तो इसी आधार पे आपका डी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हड़प्पा स्थल में सुरकोतदा, धौलावीरा ये दोनों खंभात खाड़ी में स्थित नहीं है, बल्कि किसमें है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और इन्हीं के साथ एक और महत्वपूर्ण शहर जिसका नाम था देसलपुर, क्या था, देसलपुर, ये भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। वहीं पे लोथल और रंगपुर ये कच्छ में नहीं बल्कि खंभात की खाड़ी में स्थित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप देखोगे, गुजरात के तट पे कच्छ की खाड़ी में आपको सुरकोतदा, धौलावीरा और देसलपुर मिलेंगे। वहीं खंभात की खाड़ी में आपको लोथल और रंगपुर मिलेंगे। लोथल आपके भगवा नदी पर है और यहां से डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की बात करेंगे। भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, घोर अक्रियवादी की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे पूरन कश्यप। क्या था इनका नाम, पूरन कश्यप इनका पूरा नाम था। अगर हम अजीत केसकम्बलिन की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से भौतिकवादी थे। क्या थे दोस्तों, ये भौतिकवादी थे। हालांकि भौतिकवादी आपके पकुद कच्चायन साहब भी थे, यानी अजीत केसलिम्ब भी थे और पकुद कच्चायन, ये दोनों ही भौतिकवादी थे। और इन दोनों की मान्यता यह थी कि पुनर्जन्म और कर्म जैसा कोई विचार होता ही नहीं है, यानी पुनर्जन्म और कर्म को ये नकारते थे सीधे सीधे। और अगर हम बात करें अनिश्चयवादी की तो इसके संस्थापक संजय बेटली पुत्र थे। आजीवक के मखली पुत्र गोशाल थे। लेकिन यहाँ पे घोर अक्रियावादी ही गलत है, क्योंकि इसके कौन थे, पूरन कश्यप। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो देखिए, लघु शिलालेखों से व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, जिनकी संख्या टोटल 14 थी। इनसे ही अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी का है कि संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतया पोषित या किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या आपके स्कूल होते हैं या फिर कोई ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं लेकिन उनको राज्य फंडिंग कर रहा है, यानी राज्य उनको वित्त पोषित कर रहा है, तो ऐसी जगहों पे आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्लियर हो गई बात। लेकिन यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के माध्यम से हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, ये प्रशासन यानी यह व्यवस्था उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सामान्यतः जो किसी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है वो कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक शिक्षा को बचाने के लिए ही ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, उनके नाम पर भी बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं जो हिंदू धर्म के लिए मुख्य रूप से काम करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, भले वो ट्रस्ट राज्य सरकार ऑपरेट कर रही है, उसका प्रशासन कर रही है, लेकिन वो ट्रस्ट के अधीन है ना, वो अपनी धार्मिक शिक्षा को लेकर ही तो आगे आए हैं और इसीलिए ये प्रावधान उस पर लागू नहीं होता। यानी कि क्या कहा गया, आर्टिकल 28 का मतलब हो गया कि धार्मिक शिक्षा वहां नहीं दी जाएगी जहां पर राज्य फंडिंग कर रहा है, लेकिन ये वहां पर दी जा सकती जहां केवल राज्य प्रशासन कर रहा है, फंडिंग नहीं कर रहा है और न्यास के द्वारा उसकी स्थापना की गई। तो दूसरा गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 यानी अनुच्छेद और प्रावधान। जैसे आर्टिकल 243 की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान दिया गया है, अर्थात ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 351 की बात करेंगे तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 371 की बात करेंगे, 371 में सी, तो ये मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करता है। और आर्टिकल 253 के बारे में है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को प्रभावी करने के लिए विधान दिया जाता है, अर्थात संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित है। एग्जाम्पल के तौर पे पश्चिम बंगाल में कोई भी अगर विषय ऐसा है जो राज्य सूची का है लेकिन उस विषय से संबंधित भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो चुका है, तो वहां पर बांग्लादेश से समझौते होने के पश्चात भारत सरकार संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल उसका कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया, तो निम्नलिखित में से कौन कौन कार्यपालिका में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, साथ ही साथ मंत्रिमंडल भी आती है। ये सभी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भाग 5 में आर्टिकल 50 से 52 से लेकर 78 के बीच में 78 तक
पूरी तरीके से स्पष्ट कहा गया कि संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया। तो अब इसमें अगर आपको देखा जाए तो 76 का महान्यायवादी भी आ सकता है, आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये भी शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दल बदल से संबंधित कथनों पर बात करते हैं। दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, बिल्कुल सही बात है। स्पीकर जो होते हैं यानी पीठासीन अधिकारी होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्य विधानसभा के हों, राज्य विधान परिषद के हों या फिर राज्यसभा के हों, उस सदन के सदस्य के बारे में दल बदल की निर्भरता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे और अध्यक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि यह संभव था, 1992 से पहले यही होता था, लेकिन 1992 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको कहते हैं कियोतो हलोहान वाद। क्या कहते हैं? कियोतो हलोहान वाद। और इसमें क्लियर कर दिया गया कि अब अध्यक्ष जो भूमिका निभाता है वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में निभाता है। कैसी? अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में, अर्थात वो कहीं ना कहीं निर्णय दे रहा है और निर्णय देने का काम न्यायपालिका का होता है जो न्याय से संबंधित होता है। तो जब अध्यक्ष का ये कार्य अर्ध न्यायिक है तो इसकी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इट मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति का दल बदल के आधार पर निर्भरता घोषित की जाती है तो वो व्यक्ति अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दे सकता है। क्लियर होगी बात? यानी न्यायालय में जाकर दे सकता है। और इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, आज से 2 से 3 साल पहले की बात है। शरद यादव जी की बात करें, मेरी बात नहीं हो रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के एक बहुत बड़े नेता शरद यादव जी की बात कर रहा हूं, जिनका दल बदल के आधार पर निर्भरता घोषित कर दी गई, फिर वो इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में चले गए थे। क्लियर? अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दे रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे संविधान के भाग है और यहाँ पे प्रावधान है। जैसे भाग 9 ख की बात करें तो ये सहकारी समिति के बारे में है और ये 97 यानी कि 97वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। अगर हम भाग 8 की बात करें तो ये संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है जो आर्टिकल 239 से संबंधित है। और भाग 19 की बात करें तो ये प्रकीर्ण हो चुका है, यानी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन भाग 14A या भाग 14 का ये आपके संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो दोस्तों होता है भाग 14। लेकिन भाग 14 क की बात करें तो ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रिब्यूनल से संबंधित, जिसमें आप आर्टिकल नंबर 323A और आर्टिकल नंबर 323B का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 323A का जो ट्रिब्यूनल होता है वो सामान्यतः प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 323B में अदर विषयों से संबंधित ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। जैसे एनजीटी की बात कर लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किसके अंतर्गत आया? ये पर्यावरण से संबंधित आ गया, यानी अदर मुद्दे पे आ गया, इसलिए 323B के तहत इसको गठित किया गया। तो ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये आर्टिकल 14 का क्या अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल, और ये विशेषता भारत में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति, यही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, कार्यपालिका अपनी कार्यों और नीतियों के प्रति मतलब कि विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, न कि विधायिका। और यहाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विधायिका जिम्मेदार है? नहीं नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा कि ए सही और आर गलत हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में सत्य कथन बताइए। मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक है क्या? तो बिल्कुल नहीं। खुद मंत्रिमंडल शब्द जो है कि दोस्तों जोड़ा गया आपके 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत, कि जब भी आप राष्ट्रीय आपात लगाओगे तो आपको मंत्रिमंडल की लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। और ये मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है जब 78 में, तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो मंत्रिमंडल के द्वारा जो समितियां होती हैं वो तो संवैधानिक है ही नहीं, इन्हें गैर संवैधानिक या संविधानेतर कहते हैं, अर्थात सरकार अपनी उपयोगिता के अनुसार इनका गठन करती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिका व कार्यों को देखती है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। भारत की सदस्यता राष्ट्रमंडल मई 1949 को वेरीफाइड हुई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, यह भी सही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, यह भी सही है। और साथ ही साथ पहले प्रेसिडेंट यानी पहले राष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया संपन्न, अर्थात राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया, तो ये भी 24 जनवरी वाला सही है।
26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया, यही गलत है। मैं अभी इसी चीज को बता रहा था कि 24 जनवरी होना चाहिए, 26 जनवरी नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 20। अगर हम देखते हैं, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है क्या? नहीं दोस्तों, बर्खास्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऐसे ही केंद्र स्तर पे अगर आप देखोगे तो संसद में, यानी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति बर्खास्त करता है। तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र मांग सकता है, उनकी गलत नीतियों की वजह से मांग सकता है त्यागपत्र, अपील कर सकता है, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं तो फिर राज्यपाल की भूमिका क्या रह जाएगी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय आयोग जो होता है, नेशनल कंज्यूमर फोरम जो होता है, वहां पर आप किसी भी स्टेट कमीशन की रिपोर्ट सुन सकते हो और यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। यही बात गलत है। इसमें कहा गया कि अगर राज्य के आयोग ने, जो उपभोक्ता आयोग है राज्य का, अगर उसने कोई आदेश दे दिया और अगर उससे पीड़ित व्यक्ति यानी उपभोक्ता अगर संतुष्ट नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर, दोस्तों कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर रिपोर्ट कर सकता है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पास। 60 दिन की सहमति नहीं होती है। तो इसलिए पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न 24 ज्योग्राफी से संबंधित है। वायुमंडल का निचला भाग जिसकी बाह्य सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई उसे सममंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सममंडल का मतलब हो गया कि इसमें क्षोभ मंडल भी आता है और इसमें समताप मंडल भी आता है और इसमें थोड़ा बहुत मध्य मंडल भी आ जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि इनमें गैसों का अनुपात में परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जो गैसों का अनुपात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन का जो आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है वो ऑलवेज वैसा ही रहता है, इसीलिए इसको सममंडल भी कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। गलत दोस्तों, दूसरा नहीं बल्कि पहला ही, अर्थात कि प्रथम नंबर पे सबसे बड़ा नगर टोरंटो ही है कनाडा का। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह कागज और लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह भी गलत बात है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग उद्योग और वाहन उद्योग इनसे संबंधित ये शहर है। आप देखोगे ना, फास्ट फ्यूरियस मूवीज देखे होगे जिसमें विन डीजल होता है, टकला, याद आ रहा है? फास्ट फ्यूरियस मूवी जो 7 एपिसोड आ चुके हैं, तो उसमें टकले को देखो, विन डीजल का, वो हमेशा टोरंटो के आसपास घूमता रहता है और बढ़िया बढ़िया जो है कि 4 व्हीलर स्टैंडर्ड क्वालिटी के फरारी, जगुआर, इन सबसे क्या करता है? रेसिंग करता रहता है। तो टोरंटो में वाहन उद्योग बहुत डेवलप है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, मूवी हमेशा देखा करो। मैं आपको बेकार नहीं कर रहा हूं, बिगाड़ नहीं रहा हूं, लेकिन हफ्ते में एक आध मूवी जरूर देखा करो, क्योंकि मूवीज में देखी हुई चीजें बहुत कुछ आपको सिखाती हैं और बहुत कुछ चीजें याद कराती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है? श्वेत निवासियों की कब्र का मतलब ये हो जाएगा आपको गिनी के तट को कहा जाता है, क्योंकि ये आपके विषुवत रेखी जोन में आता है, अर्थात 0 डिग्री जोन में आता है। और 0 डिग्री जोन में आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? वायु एकदम शांत रहती है। यहाँ पे वायु क्या आती है? एकदम शांत हो जाती है 0 डिग्री पे आके, ठीक है। और शांत होने के साथ साथ लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत अधिक होता है भाई, 0 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत अधिक है। और टेम्परेचर अधिक होने के साथ साथ ये आपके गिनी का जो तट होता है वो कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन में आता है, तो तट के समीप आपको नमी भी अधिक मिल जाएगी। लेकिन वर्षा की अनुकूल स्थिति नहीं बन पाने की वजह से उमस पैदा होने लगती है और उमस की वजह से क्या होता है? बीमारियां बढ़ने लगती हैं और इसी बीमारी की वजह से लोग मरने लगते हैं। इसीलिए श्वेत निवासियों की कब्र भी इसे कहा जाता है। तो गिनी का तट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर आप देखोगे खरकाई नदी को अगर हम देखें तो ये ब्राह्मणी नदी नहीं बल्कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। किसकी? स्वर्ण रेखा नदी की सहायक है। जबकि ब्राह्मणी की अगर सहायक नदियों की मैं बात करूं तो एक होता है कूड़ा, कूड़ा नहीं पूरा, दूसरा है संखेड़ और तीसरा अगर मैं बात करूं तो टिकरा नदी है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी, यह भी सही है। हेमवती नदी कावेरी की सहायक नदी, यह भी सही है। बस सी वाला ऑप्शन गलत था, क्योंकि खरकाई नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक है।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ खनिज हैं और यहाँ पे शीर्ष उत्पादक देश हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्रोमियम की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन क्रोमियम का कजाकिस्तान में ही होता है। तांबे की बात करें तो चिली में ही सबसे अधिक उत्पादन होता है। जिंक की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन इसका ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। लेकिन अगर हम दोस्तों टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो चाइना में होता है। कहाँ पर होता है? चाइना, यानी चीन नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे रूस आता है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों वियतनाम आता है। तो टंगस्टन का शीर्ष उत्पादक देश चीन है, न कि रूस। रूस सेकंड नंबर पे है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र, यानी हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र को पूछा जा रहा है। अब यहां पर पढ़ते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका आपका कहां पे है? हिंद महासागर के जोन में भी आता है भाई। दक्षिण अफ्रीका तो हिंद महासागर के जोन में भी आता है, और थोड़ा बहुत आप देखोगे तो अटलांटिक ओशन में भी आता है नीचे साइड से। मोजाम्बिक आपका पूरी तरीके से हिंद महासागर में आता है, ठीक है, मेडागास्कर के पास। और तंजानिया भी आता है, केन्या भी आता है। तो ये ऑप्शन सही है। जबकि अगर हम जिम्बाब्वे को देखें सेकंड में तो ये लैंड लॉक्ड है। थर्ड वाले में अगर हम इथोपिया को देखें तो ये भी लैंड लॉक्ड है। मलावी को देखें तो ये भी लैंड लॉक्ड है। अर्थात तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई एक देश ऐसा है जो स्थल खंड से घिरा हुआ है, समुद्र के तट पे नहीं है। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 30 नंबर पे, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उनका क्रम लगाना है अधिक से कम की ओर। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल ही सबसे अधिक सीमा शेयर करता है। तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन 3 से शुरू हो रहे हैं। तो चलो अब हम इनकी किलोमीटर को लिखते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2215 किलोमीटर के आसपास है। त्रिपुरा की बात करें तो 856 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मिजोरम की बात करें तो 318 किलोमीटर है। असम की बात करेंगे तो 263 किलोमीटर है। मेघालय की बात करें तो 443 किलोमीटर। तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मेघालय, फिर मिजोरम, और सबसे लास्ट में आपका असम आता है 263 किलोमीटर। ये मैंने स्पष्ट रूप से घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं ज्योग्राफी के क्लास में, वहां पे पूरी तरीके से शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीजें दी गई हैं। अब यहां पर देख लेते हैं यूरेनियम केंद्र और अवस्थिति। अब यहाँ पे तुर्माडी की बात करें दोस्तों तो तुर्माडी आपके झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? ये एक यूरेनियम का केंद्र है लेकिन झारखंड में स्थित है। गोगी की बात करेंगे तो कर्नाटक में स्थित है। लंबापुर की बात करें तो ये तेलंगाना में स्थित है। और दोमाई साइट की बात करेंगे तो मेघालय में स्थित है। इस प्रकार की साइट्स मिलान करने के लिए आरओ परीक्षा में आ चुकी हैं, यूपी पीसीएस में भी आएंगी, तो बिल्कुल इग्नोर मत करना। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, क्योंकि पूरी एनर्जी के साथ मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे, ताकि आप जब भी इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी हूँ, और मैं आपकी जो डेली लाइफ में आप जो चीज़ें पढ़ते हो उसी से कनेक्ट करके सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे सही सुमेलित झील और अवस्थिति की बात करें। देखिए किलीवेली झील की बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित है। नक्की झील दोस्तों, नक्की झील आपके राजस्थान में आती है। पुलिकट झील केरल में नहीं है, ये आएगी आपके केरल की जगह कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में आएगी। और चंदुबी झील आसाम में आती है दोस्तों। कहाँ पे आती है? असम में। तो केवल और केवल कौन सा चाहिए? पहला वाला कीलीवेली झील, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। बाकी ये तीनों गलत थे। नक्की आपके राजस्थान में, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश में, चंदुबी आपके असम में। अगला प्रश्न है जलवायु समूह के बारे में बात कर रहे हैं। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। तो यहीं पे ये छोटा सा शब्द छोड़ दिया गया है कि ये लाभकारी नहीं है दोस्तों, गैर लाभकारी। ये किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो केवल विश्व को बचाने की बात करते हैं, विश्व में जलवायु को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। किसी भी प्रकार का ये बेनिफिट के लिए काम नहीं करते कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। ये गैर लाभकारी संस्था है। तो पहला तो गलत हो गया। इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्यवाही को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और उसकी रिपोर्टिंग करना है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो पहला क्यों गलत है? क्योंकि एक छोटा सा शब्द हटा देने से आपकी नजर नहीं पड़ेगी और आप गलत कराओगे, जैसे इस बच्चे ने गलत किया है। तो लाभकारी नहीं होना था, गैर लाभकारी होना था। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने पड़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में जाके आपको पेपर नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे आते हुए प्रश्न। अगला प्रश्न है अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के बारे में। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई।
यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई, सही बात है। इस योजना का उद्देश्य देश के 4700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जल की आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज का निस्तारण करना है। यानी देश में जो 4700 शहरों में जितने भी शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, उनमें 100% जल की आपूर्ति करनी है और 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज की समस्या का निस्तारण करना। ये इसका उद्देश्य है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी से संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसके अनुसार 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता घटकर 11.28% रह गई है, बिल्कुल सही बात है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अगर हम बात करें तो 11.28% ही रह गई है। चर्चा पत्र के अनुसार संदर्भित अवधि 2013-14 से लेकर 2022-23 में बहुआयामी निर्धनता में 17.89 की गिरावट दर्ज की गई है और सबसे अधिक ये गिरावट आपकी यूपी में दर्ज की गई, यानी यूपी में सबसे ज्यादा गरीब लोग बाहर हुए हैं। अब संख्या की दृष्टि से विगत 9 वर्षों में 23.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि 23.82 नहीं दोस्तों, 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कितने? 24.82 करोड़। तो ये ध्यान रख लेना। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। विगत 9 वर्षों के दौरान सर्वाधिक 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए। यही बात मैं आपको बता रहा था कि सबसे अधिक जो निर्धनता से लोग बाहर हुए हैं लगभग 5.94% यूपी से, मतलब करोड़। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन लगभग 10.11 करोड़ तक दिया जा चुका है। निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण लगभग 11.72 करोड़ तक हो चुका है। बैंक में जनधन खाता लगभग 51.6 करोड़ खोला जा चुका है और गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण लगभग 3.6 करोड़ नहीं 2.6 करोड़ ही हो पाया है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि ये सही मिलान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में दाल मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। बिल्कुल सही बात है। दाल मसाले के साथ आप दूध को भी लिख सकते हो, इनका भी विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। भारत विश्व में चाय और मछली के उत्पादन में 3rd नंबर पे, यही बात गलत है। ये 3rd पे नहीं है दोस्तों, बल्कि 2nd पर है। किस पर है दोस्तों? 2nd पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस आधार पे आपका केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि चाय और मछली के उत्पादन में क्या है, 2nd नंबर पे आ चुका है भारत। अगला प्रश्न यहाँ पे सिडबी बैंक के बारे में पूछा जा रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी, यह बात सही है। और इसकी जो हेडक्वार्टर की बात करें तो LQ अर्थात लखनऊ में है, पहला सही है। इसका मुख्यालय लखनऊ में, देखिए ये स्टेटमेंट दिया भी है। फिर आगे पूछ रहा है, यह बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित है। यही बात गलत है, ये IDBI बैंक के अंतर्गत आता है। IDBI, ठीक है, IDBI इस बैंक के अंतर्गत ये आता है पूर्ण स्वामित्व में। तो तीसरा गलत है। और यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास में सहायता करने वाली प्रमुख एक वित्तीय संस्था भी है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, SBI नहीं बल्कि IDBI के नेतृत्व में काम करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो आपका 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया था, यहाँ पे सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया किस योजना में? तो जल जीवन मिशन में किया गया। और कितना? लगभग 22,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। 22,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए गए हैं। 2nd नंबर पे अगर हम बात करें तो PM आवास योजना के बारे में पूछा है ग्रामीण स्तर पे, तो 2441 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अगर हम देखें तो लगभग इसमें 3695 करोड़ रुपए दिए गए। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करेंगे तो 4867 करोड़ रुपए दिए गए। तो सबसे अधिक जो पैसे दिए गए हैं वो जल जीवन मिशन में दिए गए हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर की बात करें तो यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम ने निर्धारित कक्षा में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर लिया है। अब यहीं पर आपसे स्वदेशी ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कि इसको DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत विकसित किया गया, ये बात तो सही कही गई है। इस परियोजना के लिए बंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी गई थी, यह भी बात सही है। इसे PSLV C59 नहीं दोस्तों, C58 के पेलोड पर लॉन्च किया गया, तो इसलिए सी वाला तो गलत हो गया आपका।
और इस तकनीक के चलते को ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली प्रपल्सन सिस्टम विकसित हो सका है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में भारत की 5 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब देखो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो अब भारत में रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है दोस्तों। ठीक है, पहला तो सही हो जाएगा कि भाई संख्या तो हो गई 80, और इन 5 आर्द्र भूमियों में से 3 तमिलनाडु और 2 कर्नाटक में थी। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि 3 नहीं थी दोस्तों, 2 तमिलनाडु में आई थी और बाकी 3 कर्नाटक में आ गई थी। लेकिन अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं, अगर आज की मैं बात करूं 12 अगस्त 2024 की, तो आज हमारे पास टोटल 82 रामसर साइट हो गई, जिसमें 81 और 82 इन दोनों की बात करें तो ये कैमूर जिले के अंतर्गत आती है जो बिहार में है। तो ये दोनों इसी में आ जाएंगी। क्या नाम है? एक का नाम है नागी पक्षी अभ्यारण्य जो 81 नंबर पे, और 82 नंबर पे जो है वो नकटी पक्षी अभ्यारण्य करके हैं। और वर्तमान में तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट हो चुकी हैं दोस्तों। कितनी है? 16। और सेकंड नंबर पे आपका यूपी आता है 10 रामसर साइट के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो कोचीन एयरपोर्ट ऐसा हो चुका है जो पहला एयरपोर्ट बनेगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। कुछ प्रश्न आपके डायरेक्टली फैक्चुअल हैं जिसको बस आपको रट लेना है और कुछ नहीं, और कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल है जिसको हम लोग पूरा डिटेल से समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम और पारद यानी पारा जैसे पदार्थ व्याप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब कोयला जल जाता है तो उसमें जो राख निकलती है ना, कोयले का अपशिष्ट, उसमें बहुत ही खतरनाक प्रदूषक तत्व होते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया जो क्या करता है? आर्सेनिक ग्राउंड वाटर को खराब करता है, प्रदूषित करता है। क्रोमियम हो गया और पारद हो गया पारा। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। जो कोयले से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनसे आपको सामान्यतः जो राख होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्सर्जित किए जाते हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से एसिड रेन सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है अपमार्जक के बारे में, यानी डिटर्जेंट जो आप वॉशिंग पाउडर यूज करते हो उसकी बात की जा रही है। अपमार्जक का प्रयोग मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। अच्छा, मृदु और कठोर का मतलब समझते हो? एक होता है हमारे घरों में जो नॉर्मल टैप वाटर आता है, पानी आता है ग्राउंड वाटर, उसको कहा जाता है मृदु। और कठोर का मतलब होता है जिसमें अशुद्धियां भी मिली होती है। जैसे समुद्री वाटर को ले लो, बहुत सारी अशुद्धियां होती है, खारा पानी होता है, तो उसमें भी आपका डिटर्जेंट काम करता है, अच्छे से झाग देता है, जिससे कपड़ों को साफ किया जा सकता है। तो ये मृदु और कठोर दोनों के लिए यूजफुल होता है। अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते हैं, यानी ऐसा लवण नहीं बनाते कि जो जल में घुलनशील ही ना हो। ठीक है, अपमार्जक जो कठोर जल में जो अशुद्धियां होती हैं उनके साथ ऐसा कोई भी विलय नहीं बनाती कि जल में घुले ही ना। अगर जल में नहीं घुलेगा तो जो नदियों के किनारे बैठ के, तालाब के किनारे बैठ के, समुद्र के किनारे बैठ के जो धोबी घाट खोले रहते हैं लोग, तो फिर वहां पे झाग कैसे आ जाता? समझो ना, प्रैक्टिकल देखो कि बहुत सारी मूवीज में आप देखते हो, रियल में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे समुद्री तटों पे देख लो, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे अशुद्ध वाटर के साथ भी वो लोग सर्फ एक्सेल या कोई भी पाउडर यूज करते हैं तो भी झाग बनता है, क्योंकि वो जल में घुलनशील होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही, पहला भी सही है। रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति उच्च अणु भार के लवण होते हैं, तो यह भी सही है। इसीलिए तीनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ए बी को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, पहला सही है। दूसरा, ओ समूह के रक्त में ए और बी एंटीजन पाते हैं, बस यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं और ना ही कोई आरएच फैक्टर पाया जाता है, इसीलिए दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 47 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्याज के छिलके उतारने पर जो हमें आंसू आते हैं वो सल्फेनिक एसिड के कारण आते हैं, बिल्कुल सही बात है। सहतूत का फल साइकोनस कहलाता है? नहीं दोस्तों, सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोसिस कहलाता है। और ये एक तरीके का मिश्रित फल है। क्या होता है ये? एक तरीके का मिश्रित फल होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया। मिर्च की तीक्ष्णता कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण होता है, जो तीखापन होता है, और फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, यह भी सही है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि साइकोनस नहीं कहलाता बल्कि सोरोसिस कहलाता है। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है मेरे भाई? हाइड्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता तो नहीं मापी जाती है, अर्थात
अगर हम बात करें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर वर्ड यूज होता है। क्या नाम होता है उसका? हाइड्रो नहीं होता, हाइग्रोमीटर। दूसरा, प्रकाश की गति की बात करें तो भाई प्रकाश की गति लक्स मीटर से नहीं नापी जाती, लक्स मीटर से नापी जाती है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता नापी जाती है। रिंगलमैन स्केल सही है क्योंकि इससे धुएं का घनत्व मापा जाता है। और हृदय की धड़कन स्फेगनोमीटर से नहीं बल्कि स्टेथोस्कोप से नापी जाती है, जो डॉक्टर आपके सीने पर लगाता है और क्या करता है, आपके हार्ट की वॉइस को रीड करता है डॉक्टर, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप उसे कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में। यहाँ पर देखोगे कार में जो पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है। वो प्रतिबिंब एक तो आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी बनता है। सीधा तो होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि पीछे वाली गाड़ी आपको उल्टी चलती हुई दिखती है, नहीं। और दूसरा, वस्तु से बड़ा नहीं होता दोस्तों, वो होता है छोटा, क्योंकि आपका शीशा होता है छोटा सा, मान लो 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच का या 1 फीट का शीशा हो सकता है, और उसमें उतने बड़े आदमी की फोटो, उतने बड़े 4 व्हीलर की फोटो, उतने बड़े ट्रक की फोटो कैसे आ जाएगी? इसका मतलब है कि वस्तु से वो छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है। इसीलिए आर वाला गलत है और ए वाला सही है, तो ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है 50 नंबर पे। भारत के संदर्भ में, भारत में मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी प्रचुरता जो है केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलती है, पहला सही है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनोजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगली प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और नेत्र के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के मध्य दूरी घट जाती है, नहीं दोस्तों, ये दूरी बढ़ जाती है। और बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें पास का तो इजीली दिख जाता है लेकिन दूर का हमें दिखता ही नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिख पाता है, इस बीमारी को सही करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी होगा कि एक तो सही है और दूसरा आर वाला गलत है। अब यहाँ पे कुछ विटामिन हैं और उनके प्रभाव की बात करें, यानी रोग। विटामिन B7 की बात करेंगे तो इससे आपको हो जाएगा दोस्तों क्या, बाल गिरने की बीमारी हो सकती है। रेटिनॉल की बात करें तो इससे रतौंधी हो सकती है। B2 की बात करें तो इसमें असमय बुढ़ापा आ जाएगा। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो सूखा रोग हो जाएगा, यानी विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ से फैलता है, यह बात तो सही है, लेकिन वो प्रोटोजुआ कैसा होता है, अर्थात वो प्रोटोजुआ यानी परजीवी बालू मक्खी कहलाती है। क्या कहलाती है? परजीवी बालू मक्खी कहलाती है वो। और यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, यही तो गलत था, परजीवी बालू मक्खी के द्वारा होता है, न कि क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तो पहला ही केवल स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा के बारे में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। संघ इकाइनोडर्मिटा का नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था, यह बात सही है। और इस संघ के सभी जीव जल, थल, वायु में नहीं, केवल और केवल समुद्र में रहते हैं, या यूं कहे कि जल में रहते हैं। जैसे आप देखोगे स्टार फिश हो गई, या तारा मछली हो गई, या ब्रिटल स्टार हो गए, तो ये केवल और केवल समुद्र में रहते हैं। इकाइनोडर्मिटा के जो जीव जंतु होते हैं वो स्थल खंड और वायु पे नहीं होते हैं, उभयचर वाले नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो केवल पहला ही सही होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें, यानी कि WBC की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों, नहीं, 120 दिन तक तो RBC का होता है। इनका सामान्यतः 5 to 7 डेज का औसतन माना जाता है, 5 से 7 दिन का, तो पहला गलत हो गया। और इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाना, बिल्कुल, ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसकी वजह से रंगहीन हो जाती हैं, या दूसरी भाषा में इसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहने लगते हैं। तो यहाँ पर दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है, तो इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है सही, तो केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ अध्यक्ष की बात करेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री के और उनके विभाग, जैसे सीता अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो सीता अध्यक्ष आपका कृषि विभाग से संबंधित है। अकारा अध्यक्ष की बात करेंगे, खान विभाग से संबंधित है। मुद्रा अध्यक्ष की बात करेंगे, पासपोर्ट विभाग से। और संस्थागत अध्यक्ष की बात करेंगे, संस्था अध्यक्ष, ये व्यापारिक मार्गों से संबंधित हैं। इस आधार पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। अब यहाँ पे सुमेलित
कौन सा नहीं है ये देखना है। जैसे महाभाष्य की बात करें पतंजलि ने लिखा है, मृच्छकटिकम की बात करें शूद्रक ने लिखा है, परंतु मेरे दोस्त बुद्ध चरित की बात अगर मैं करूंगा तो ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही साथ इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर जो है कि बात लिखी गई, यानी कि गौतम बुद्ध की जीवनी के तौर पे समझ लो, या जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। और सबसे अच्छी बात कि ये संस्कृत में लिखी गई है। और कब लिखी गई थी? ये 2री शताब्दी में लिखी गई थी। और भरतनाट्यम की बात करेंगे, यानी कि नाट्य शास्त्र की भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न द्रविड़ शैली के बारे में बात करेंगे। इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था, यह बात सही है। और इस शैली में मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं? नहीं दोस्तों, इस शैली में जो मंदिर होते हैं वो सामान्यतः आपके आयताकार होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो शिखर होता है ना ऊपर का, ये पिरामिड नुमा होता है, यानी कुछ इस तरीके से इनका शिखर होता है ऊपर का। और अगर हम द्रविड़ शैली की बात करें तो इसका स्थापना या इसका प्रारंभ पल्लव शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? पल्लव शासन काल में। लेकिन जैसे महेंद्र वर्मन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, इनके शासन काल में, इन पल्लव शासकों के शासन काल में द्रविड़ शैली का विकास हुआ। लेकिन अगर हम इसकी बात करें चरमोत्कर्ष की, अर्थात कि सबसे अच्छा इसका स्वर्ण काल कब था, तो चोल साम्राज्य के अंतर्गत था। और पल्लवों के सामंत ही चोल साम्राज्य थे, यानी चोल कौन थे? पल्लव के सामंत थे। जब पल्लव समाप्त हो गए तो चोलों ने शासन किया दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के क्षेत्रों मुख्य रूप से। और इन्हीं के समय में द्रविड़ शैली का विकास बहुत ही एडवांस लेवल पर हो गया। अब यहाँ पे कुछ संगतियों की बात करेंगे 59 में बौद्ध संगति। जैसे चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में हुई थी। पहली बौद्ध संगति की बात करेंगे तो राजगीर में हुई थी, या राजगिरी में अजातशत्रु के शासन काल में। तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि अशोक के शासन काल में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो वैशाली में हुई थी, और ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तो मैंने शासक भी बता दिए, ये भी याद रख लेना। अगला प्रश्न 60 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? दोस्तों देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार भी है, और अपीली क्षेत्राधिकार भी है, परंतु परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं है। क्योंकि परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 143 को कहा गया है कि राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है किससे? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ये परामर्श देता है कि नहीं देता, ये उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 358 और 359 के बारे में, कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पे जो प्रभाव पड़ता है उसी से संबंधित है। आर्टिकल 358 के तहत अगर हम 352 का प्रयोग करें राष्ट्रीय आपात, तो इसमें आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और अगर हम 359 के तहत 352 का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि 359 को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 को छोड़ के बाकी जिन भी मूल अधिकारों पे राष्ट्रपति आदेश देगा उन सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका 62, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति होती है? दोस्तों नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। आर्टिकल नंबर 315 में आपके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और ये भाग किस में आएगा दोस्तों? हमने पढ़ा था ना ऊपर, भाग 14 में आएगा। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं और विशेष प्रावधान, जैसे आर्टिकल 371 की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। आर्टिकल 371A अर्थात क की बात करते हैं तो ये आपका संबंधित हो जाएगा किससे? नागालैंड से। और आर्टिकल 371B या ख की बात करें तो ये असम से हो जाएगा। और आर्टिकल 371 ग की बात करें तो मणिपुर से हो जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3A। अगला प्रश्न है, मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो दोस्तों 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की उम्र कर दी गई थी वयस्क मताधिकार के लिए। और फिर नवंबर 1989 में जब 9वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, 9वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए थे नवंबर 1989 में, तो पहली बार जो 18 वर्ष के व्यक्ति थे उनको भी मतदान करने का अधिकार मिल गया। कहने का मतलब यह हो गया कि 1989 में ही इसको लागू कर लिया गया। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये चुनाव सुधार से संबंधित है और इस समिति का गठन 1990 में किया गया था। अगला प्रश्न 66,
यहाँ पर कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही बात है। सराय नाहर का उत्खनन बीडी मिश्रा ने किया, नहीं दोस्तों, बीडी मिश्रा साहब ने नहीं, बल्कि केसी ओझा साहब ने किया था। केसी ओझा साहब ने सराय नाहर की खोज की थी। लहुरा देव आपका गोरखपुर में स्थित है, नहीं, लहुरा देव आपका संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले, यह बात सही है कि 41 मानव साक्ष्य मिले जिनको दफनाया गया था। तो इस आधार पे आपका केवल पहला सही है, चौथा सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे स्कंदगुप्त के अभिलेखों के संदर्भ में मिलान करना है। अगर आप स्कंदगुप्त के, हालांकि चारों ही अभिलेख स्कंदगुप्त के ही हैं, कहोम स्तंभ लेख की बात करेंगे तो ये आपके गोरखपुर में मिलता है। गढ़ता अभिलेख की बात करेंगे तो ये आपके प्रयागराज में मिलता है। भीतरी अभिलेख की बात करेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, ये आपके गाजीपुर में मिलता है। और इंदौर ताम्रपत्र की बात करेंगे तो ये आपके बुलंदशहर में मिलता है। इसलिए बी ऑप्शन से हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है 68। वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है सर। 1860 में नहीं दोस्तों, ये 1864 में स्थापित थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। एक तरीके से साहित्य के ऊपर आधारित था कि साहित्य का विकास किया जा सके, और सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसको आप एंग्लो ओरिएंटल जो मॉमडन कॉलेज था वो मत समझ लेना, वो तो 1875 में स्थापित होता है, जो आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया क्योंकि ये 1864 में स्टैब्लिश हुआ। और दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, अर्थात आपका ए गलत है और आर सही हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं, अर्थात प्रश्न की 69 नंबर पे। जल्दी ही ये क्लास खत्म हो जाएगी दोस्तों, अगले 15 से 20 मिनट में आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अमीर खुसरो के संदर्भ में पूछा रहा है। 1253 में इसका जन्म कासगंज जिले में हुआ था। इनका कासगंज जिला भी कभी कभी आ जाता है, या फिर कभी कभी पटियाली गांव करके भी आ जाता है। और ये उर्दू साहित्य के संस्थापक हैं, यह बात भी सही है। यानी बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे? नहीं, बाबा फरीद के नाम से ये नहीं जाने जाते थे, बल्कि निजामुद्दीन औलिया के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। और ये भारत में गजल गीत शैली लेकर आए थे, यह भी बात सही है। ठीक, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है और राज्य के बारे में बात है। जैसे कथक की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया। मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित हो गया। सत्रिया नृत्य आपका शंकर देव ने जो इसको प्रमोट किया था असम से। और कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर यहाँ पे भारत के जलप्रपात हैं। तुषारगिरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो तुषारगिरी आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। और कुद्रालम की बात करें तो कुद्रालम आपका तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा। और अगर हम वानतांग की बात करेंगे तो वानतांग आपका मिजोरम में हो जाएगा। और दूध सागर की बात करेंगे तो मांडवी नदी पर है, गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। तो तुषारगिरी कहाँ हुआ? केरल में हो गया। कुद्रालम कहाँ हो गया? तमिलनाडु में हो गया। वानतांग कहाँ हो गया? मिजोरम में हो गया। और दूध सागर कहाँ हो गया? केरल में हो गया। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पे कुछ नदियां हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, बिल्कुल सही बात है, सीन नदी आपकी इंग्लिश चैनल में गिरती है। ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है, बिल्कुल, रसिया से होते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। निस्टर नदी की बात करें तो कैस्पियन सागर में नहीं गिरती मेरे भाई, ये गिरती है काला सागर में। आपने मेरे साथ जब यूरोप को पढ़ा होगा तो ये यूक्रेन से होते हुए निकलती है, ठीक है, और ये काला सागर में गिर जाती है। डॉन नदी की बात करें तो एजोव सागर में ही गिरती है, तो सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि निस्टर नदी कैस्पियन नहीं बल्कि काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पक्षाभ मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। बिल्कुल, अगर आपको आसमान में पक्षाभ मेघ देखने को मिलते तो ये मान के चलो कि चक्रवात आने की संभावना बन रही है। और पक्षाभ मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर और स्थित घने व विस्तृत बादल होते हैं, ये बात गलत है। पक्षाभ मेघ सामान्यतः दोस्तों सबसे अधिक ऊंचाई पे होते हैं, यानी कि सर्वोच्च ऊंचाई पर होते हैं। और साथ ही साथ ये घने नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर एक रेशेदार जो है कि फैले हुए होते हैं। और सामान्यतः इनसे वर्षा कभी नहीं होती, ये बिखरे हुए दिखते हैं और इनसे वर्षा नहीं होती है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है मेरे भाई। आगे यहाँ पे केंद्र और उद्योगों की बात करें, जब हमने वर्ल्ड मैपिंग की थी तो वहां पे भी पढ़ा था। डेट्रॉइट कहाँ से संबंधित है? ये आपके मोटर कार इंडस्ट्री से संबंधित है। ओटावा की बात करें तो ये कागज उद्योग से संबंधित है। बर्मिंघम की बात करें तो लौ इस्पात से। कोपेनहेगन की बात करेंगे तो डेयरी उद्योग से संबंधित है। इसलिए 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, स्थानांतरण कृषि या यूं कहें कि झूम कृषि जिसे हम कहते हैं। जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती होती है, जो जंगलों को काट के भूमि को पटान करके खेती की जाती है। और जब भूमि की उर्वरता क्षमता या उर्वरक क्षमता जब खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट कर लिया जाता है और दूसरी जगह पे खेती बनाने के लिए क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्चर भी कहते हैं, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पे स्थानांतरण कृषि मिल्पा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मैक्सिको में कहा जाता है। चेन्ना की बात करें तो ये श्रीलंका में कहा जाता है। तमराई की बात करें तो थाईलैंड में कहा जाता है। और कैंगिन की बात करें तो फिलीपींस में कहा जाता है। ये एक तरीके से झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो हमारे जो सोलर प्लैनेट होते हैं यानी कि सौर मंडल होते हैं, उसमें आपको ग्रह देखने को मिलते हैं 8 प्रकार के, धूमकेतु देखने को मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह भी देखने को मिलती है, यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होती है, ये सब देखने को मिलता है। परंतु निहारिका नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों निहारिका से ही तो सौर मंडल बनता है। निहारिका कुछ और नहीं होती बल्कि एक आकाश गंगा के जो निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों से होती है। ठीक है, जब विशाल बादल हाइड्रोजन के क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, संचयन होते हैं, तो आकाश गंगा बनती है। और इसी को हम निहारिका भी कह देते हैं। तो निहारिका एक तरीके से सौरमंडल का जनक होती है, इसलिए ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं होती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया से गुजरती है, परंतु मैक्सिको से नहीं गुजरती है, क्योंकि मैक्सिको से मेरे दोस्त कर्क रेखा गुजरती है। आपके सामने मैप होगा, आप उसे देख सकते हो, कर्क रेखा से गुजरती है। अगला प्रश्न है 78, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं भी बहती हैं। तो ठंडी धारा होने के साथ साथ जो व्यापारिक पवनें जब जाती हैं पश्चिमी तट की ओर, तो वहां पे उनमें नमी नहीं रह जाती, यानी वर्षा कराने की कोई क्षमता नहीं रहती है, इसलिए भी पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलों का विकास होता है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि दोनों की सही व्याख्या चल रही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं नॉर्मेंडी के बारे में बात करें, तो नॉर्मेंडी जो बीच है ये आपका फ्रांस से संबंधित है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा किसे कहते हैं, तो ये पेडोकल होती है दोस्तों। क्या होती है, पेडोकल। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में डेवलप की गई है या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकसित है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी के निःसृत पदार्थों से हुआ नहीं मेरे दोस्त, इसका निर्माण प्रवालों से हुआ। जो प्रवाल मर जाते हैं उनके जो अस्थि पंजर बचते हैं ना, वही एकत्रित होके, यानी कोरल ब्लीचिंग जब होती है तो यही एकत्रित होके एक बेल्ट बनाते हैं, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिटिकाका झील दोस्तों, तो ये बोलीविया के पठार पे स्थित है, जो कि पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है, जो कि सबसे ऊंची नौगम्य झील है। अर्थात यहाँ पर अगर आप नाव चलाते हैं तो ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील मानी जाती है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ युद्ध है, जैसे जजाऊ की युद्ध की अगर हम बात करें, जजाऊ के युद्ध की बात करें तो जजाऊ का आपको युद्ध देखने को मिलेगा 1707 में। करनाल के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1739 में है। और अंबूर के युद्ध की बात करेंगे तो 1749 है। और चमकौर के युद्ध की बात करेंगे तो ये आपके 1705 में होता है। इस आधार पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 84 की बात करें, निम्नलिखित में मतलब कथनों की बात करें, वर्ष 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नहीं दोस्तों, तीरथ सिंह ने नहीं किया था इसका नेतृत्व, बल्कि बुद्धो भगत ने किया था। किसने किया था, बुद्धो भगत ने किया था। और सामान्यतः ये जो विद्रोह हुआ था जनजातीय क्षेत्रों में इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा चावल की नशीली शराब पर, जो चावल के साथ ये लोग चावल के पानी जिसे माड़ कहते हैं उससे नशीली शराब बनाते थे, उनके उत्पादन पर शुल्क लगा दिया। और जनजाति लोग मुख्य रूप से शराब ही पीते थे क्योंकि वो उनका पेय पदार्थ था, और इस पे शुल्क लगाने की वजह से जनजाति लोग नाराज हो गए और इसीलिए बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का शुभारंभ कर दिया गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिए, यही तो स्टेटमेंट में बता रहा था। तो ए वाला तो गलत है और आर वाला सही है। ए क्यों गलत हुआ, क्योंकि तीरथ सिंह नहीं बल्कि बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न यहाँ पे समाचार पत्र पत्रिकाएं और उनकी भाषा के बारे में, जैसे कलकत्ता गजट की बात करें तो कलकत्ता गजट आपको अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलती है। किस में मिलती है, अंग्रेजी भाषा में। दी समाचार पत्र की बात करें तो ये आपको गुजराती में देखने को मिलती है। दिग्दर्शन की बात करें जो जेसी मार्समैन ने लिखी है ये आपको बांग्ला में देखने को मिलती है। बंबई दर्पण की बात करेंगे तो ये आपको मराठी में देखने को मिलती है। किसमें, मराठी में देखने को मिलती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इस पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 86, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसे हम अधीन रख सकेंगे। ये स्टेटमेंट लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने दिया था कब? 1894 से लेके जब 99 के बीच इनका शासनकाल था, तब इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट यूज किया कि हम भारत को तलवार के ही बल पर जीत पाए थे और तलवार के बल पर ही हम इसे अधीन रख सकेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्ष 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और इनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो बिल्कुल सही बात है, फिरोज शाह मेहता तो थे ही थे, बाकी दो सदस्य और थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक थे केटी तेलंग साहब और दूसरे एक थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। और क्या इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था? ऐसा कुछ नहीं था। इनका उद्देश्य था कि राजनीतिक विचारों को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि हम अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन कर रहे हैं वो और मजबूती से खड़ा हो सके। तो यहाँ पे सरकार का समर्थन नहीं करना था, बल्कि सरकार का विरोध करना था। इसलिए आर गलत है और ए सही है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, उपरोक्त राज्यों को उनके शहरी जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में लगा दो। अवरोही क्रम यानी सबसे अधिक फिर उससे कम फिर उससे कम, तो ये हो जाएगा 2 1 4 3। अगला प्रश्न, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसने दी? तो विलियम ई रीस ने दी थी। फिर यहाँ पे 90 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा, लगभग 2.5 लाख आबादी है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कानपुर। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। तो सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, एमएसएफ की बात करेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर। आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 में एमएसएफ की घोषणा की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एमएसएफ की दर रेपो रेट से 1% कम होती है, गलत दोस्तों। एमएसएफ की रेट ऑलवेज रेपो रेट से क्या होती है? अधिक होती है। कितनी होती है? अधिक, कम नहीं होती है। तो केवल पहला ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, पुस्तक और लेखक। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये पुस्तक किसने लिखी है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लिखी है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। और इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। 1 2 3 4, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये क्या होगा? ये हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है और ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, चोल काल में कुर्रम शब्द किसके लिए होता था दोस्तों? तो ग्राम संघों के लिए कुर्रम वर्ड का यूज किया था। सामान्यतः चोल काल का जो प्रशासन था ना, चोल साम्राज्य, ये प्रांतों में विभक्त था। किसमें विभक्त था? प्रांतों में। और जिन प्रांतों को आप मंडलम कहते थे, और टोटल 8 मंडलम होते थे। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? लगभग 28 राज्य हैं और लगभग 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो कुल मिला दिया जाए तो 36 यूनियन टेरिटरीज और राज्यों में तो भारत विभाजित है। ठीक उसी प्रकार से चोल साम्राज्य भी जो प्रांतों में विभाजित था, वो टोटल 8 मंडलम के रूप में विभाजित था। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कुर्रम और मंडलम का अलग। और व्यापारियों की जो सभा होती थी नगर में, उसके लिए नगरम वर्ड का प्रयोग किया जाता था। क्या कहते थे? नगरम वर्ड का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति क्या थी? कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। वो तो चाहता था इसका अस्तित्व समाप्त है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल क्या होती है? 150 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पे सिनई प्रायद्वीप के बारे में सत्य कथन पूछ रहा है। तो सिनई प्रायद्वीप की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लाल सागर तथा अदन की खाड़ी के मध्य होता है। गलत, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे तो होता है आपका रेड सी, इधर होता है आपका भूमध्य सागर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अकाबा की खाड़ी। किसकी? अकाबा की खाड़ी। इसलिए पहला गलत हो गया। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। यह बात बिल्कुल सही, इस पे पूरी तरीके से मिस्र का ही कब्जा है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? खोज और खोजकर्ता। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। दाब का नियम पास्कल ने दिया। ट्रांसफार्मर की खोज दोस्तों वाटरमैन ने नहीं की है, बल्कि फैराडे ने की है। और ग्रामोफोन की बात करें तो इसको एडिशन ने खोजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेलागिरी पहाड़ी है तमिलनाडु की। नेक्स्ट है, हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? तो झींगा में होता है। अस्गाबत, ये किस एशियाई देश की राजधानी है? तो अस्गाबत की अगर हम बात करें, अस्खाबाद भी कह दे, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। लेकिन यहाँ पे उज्बेकिस्तान की राजधानी पता होनी चाहिए आपको, तो इसकी राजधानी है आपकी ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी पता होनी चाहिए, तो बिश्केक होती है।
अगर हम ताजिकिस्तान की राजधानी की बात करें तो दुशानबे होती है। अब एक देश और रह गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। हालांकि नूर सुल्तान के नाम से उसकी राजधानी थी, फिर चेंज कर दिया गया, क्या हुआ ये आप बता देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद के द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्री परिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। आर्टिकल नंबर 239A में ऐसा कहा गया है और इसको सामान्यतः 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लेकिन जैव विविधता अधिनियम 2002 में था। कब था, 2002 में। अगला प्रश्न, अगला यह प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। संघ के मंत्री हैं, संसद सदस्य हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इवन की सुप्रीम कोर्ट के भी। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 में कहा गया है, अलग से प्रावधान किया गया शपथ के लिए, लेकिन उसकी तीसरी अनुसूची में कोई गणना नहीं होती है। यहाँ पे मध्यकालीन संत हैं और उनके कार्य क्षेत्र। शंकर देव ने मुख्य रूप से असम में अपना कार्य क्षेत्र किया और वहीं पर सत्रिया नृत्य को जो है कि विकसित किया। नरसिंह मेहता साहब ने गुजरात में और नामदेव ने महाराष्ट्र में, जो कि वरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं और इस्लाम से भी प्रभावित हैं नामदेव जी। परंतु मलूक दास की बात करेंगे तो ये दोस्तों यूपी से संबंधित है, राजस्थान से नहीं। यूपी में भी कहां से, इलाहाबाद का जो कड़ा वाला क्षेत्र था ना, वहां से संबंधित था और उनका कार्य करने का जो क्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही रहा था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में कब लागू हुआ। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी दिन पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। समोआ द्वीप की बात करेंगे, ये किस महासागर में स्थित है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है समोआ द्वीप, जो कि पॉलिनेशिया और ओशिनिया का व्यापक क्षेत्र हिस्सा है, जिसे आप 0 डिग्री के नीचे देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के राइट में जाने पर। किधर, ऑस्ट्रेलिया के राइट में जाओगे तो किरीबाती ऊपर दिखेगा और ये नीचे साइड में दिखेगा समोआ द्वीप। जिधर फिजी वगैरह देश होगा ना, फिजी, वनुआतू, तवालू, ये सभी देश होंगे, वहीं पर देखने को ये मिलेगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। वत्स। वत्स की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, कौशाम्बी थी और यह मुख्य रूप से इलाहाबाद और बांदा के बीच स्थित था और इसीलिए यमुना नदी के तट पर भी था। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, पॉलीइथिलीन ये बहुलक है। लेकिन वैसोप्रीन की बात करेंगे तो वैसोप्रीन एक हार्मोन है, न कि प्रोटीन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी की बात करें तो ये किस वैश्विक समूह का निकाय है। ये वर्ल्ड बैंक का है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप आते हैं दोस्तों, 5 बैंक आती हैं, उन्हीं को मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, यानी विश्व का सामूहिक बैंक कहा जाता है। तो आईएफसी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है मेरे दोस्त। तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो नटवरी है, जो सामान्यतः जन्माष्टमी के उत्सव पर गाया जाता है। चरकुला की बात करेंगे तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। राई डंडा पाई डंडा की बात करेंगे तो ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पर्यावरण सम्मेलन और इनका मिलान। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कर लेते हैं अगर हम, तो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही यूनेप की संस्था स्थापना हुई, यानी यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई। वियना सम्मेलन की बात करें तो वियना सम्मेलन आपके ओजोन के संरक्षण से संबंधित है, जिसके बाद फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी लाया गया। रियो सम्मेलन की बात करें तो एजेंडा 21 आया था 1992 में। और कानकुन सम्मेलन की बात करेंगे तो इसी कानकुन सम्मेलन में GEF की स्थापना हुई, यानी कि ग्लोबल मतलब ग्रीन एनवायरमेंटल फंड की बात हुई थी। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी, हरित जलवायु कोष की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और प्रदेश, पिन वैली की बात करें यानी पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, दाचीगम जम्मू कश्मीर, कुद्रेमुख कर्नाटक। लेकिन दोस्तों ब्लैक बक की बात करेंगे ना तो ये ब्लैक बक आपका महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया। तो ये आपका जो पर्यावरण विभाग का गठन हुआ है 1980 में हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्योंकि ये जो CO2 होती है जब ये कार्बन अलग होता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है और यही ऑक्सीजन आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है, बाई प्रोडक्ट यानी उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है आपका, दूध एक पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है, ये बात तो सही है।
और दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है? तो थाल घाट से गुजरता है। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत यानी एब्सोल्यूट जस्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जस्टिस। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 141 में है और ये किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता, बाकी इन तीनों न्यायालयों पर लागू हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे यंत्र है और यहाँ पे उपयोग। जैसे यूडोमीटर की बात करें तो ये वर्षा मापक होता है, हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापक होता है, पहले हमने बताया था आपको। और विस्कोमीटर की बात करेंगे तो ये द्रव के प्रवाह की नहीं बल्कि द्रव की श्यानता का मापन करते हैं। जो द्रव का जो गाढ़ापन होता है, जैसे शहद वगैरह श्यान होते, गाढ़े होते, इनका मापन किया जाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला और दूसरा ही सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण तो है 947 और शहरी है आपका 929। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? रिक्तता का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनकी कुल संख्या में से अगर कोई सदस्य नहीं भी है, मौजूद नहीं है, रिक्त है, जैसे मान लो 10-12 विधायक रिक्त हैं और 2-4 सांसद भी रिक्त हैं, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा, वैलिड माना जाएगा। और ये प्रावधान जोड़ा गया था 11वें संवैधानिक संशोधन 1961 के द्वारा। बस लास्ट के 2 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान की ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो इकोलॉजिकल नीचे इसे बोलते हैं, इकोलॉजिकल नीचे यानी कर्मता कहते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, रोग और उनसे संबंधित अंगों की बात करें। पीलिया की बात करेंगे तो ये यकृत संबंधी होता है। पीलिया की अगर हम बात करें तो यकृत को प्रभावित करती है। पोलियो आपका तंत्रिका को प्रभावित करेगा। हर्पिस आपका त्वचा रोग होता है और रोहा आपके नेत्र संबंधी रोग होते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या है? तो महिला जनसंख्या दोस्तों प्रयागराज में स्थित है, सबसे अधिक वहीं पर है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका टेस्ट नंबर आज 3। और अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स क्यों नहीं कराओगे? तो मैंने 2 टेस्ट में बता दिया है कि जब तक हमारी जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स नहीं आएगी टेस्ट सीरीज में, तब तक हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर है अक्टूबर में यानी 10वें महीने के लास्ट में। तो लगभग 9 महीने का करंट अफेयर्स सफिशिएंट है। उसमें भी आपको लास्ट के 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2023 का नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जून 2023 के करंट अफेयर्स हैं। आप देख सकते हो जून 2023, ये सारे करंट अफेयर्स हमें नहीं पढ़ने, क्योंकि इसको अगर हम पढ़ने लगेंगे तो लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स हो जाएगा, जो कि इररिलेवेंट है। ठीक है, करंट अफेयर्स की हेडक मत लीजिए, मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं, जल्दी आपको करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स, घटनासार और आई दृष्टि के देखने को मिल जाएंगे। उसकी क्लासेस भी मिलेगी और लास्ट में हम लोग लगभग 500 प्लस एमसीक्यूज भी कर लेंगे, तो आपका करंट अफेयर्स का इशू खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।